One. हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट गाइस। और आज मेरे साथ है दो जेई क्लियर करने वाले लोग, अभिजीत शाह और आदित्य मोदी। तो उनसे पहले पूछते हैं उनका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑन जेई। पहले अभिजीत तू बोलना चाहेगा? So basically, I'm Abhijit Singha and I'm a freshman at Chemical Engineering Department at BITS Pilani, and I cleared the JEE main with an All India rank of 16,500 and my BISAT score was 272. So yeah, and this was my drop year. So this was my second experience with the mains, the mains, yeah, with JEE basically. आपको पता है कि मतलब आपने पहला अपना कैसे किया, लाइक आपका इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑन जेई। आई एम आदित्य मोदी। अभी मैंने इस साल ISM धनबाद में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ज्वाइन करी है। मैंने 12 भी इसी साल क्लियर किया था, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। नाइस नाइस नाइस। तेरा कौन सा आईआईटी में हुआ है? IIT ISM धनबाद। ओ, आईआईटी धनबाद। नाइस नाइस नाइस। तो तुम दोनों का मतलब ओवरव्यू क्या है? लाइक मतलब समझ रहे हो कि जेई को मतलब जेई का मेन फोकस क्या है, और जेई पे तुमको क्या मतलब तेको क्या लगता है, जेई क्या इम्पोर्टेंस रखता है? लाइक जेई क्या है, कुछ भी मतलब जिसको भी बोलना हो बोल सकते हो दोनों में से। So what I think is कि JEE में you learn the most important thing you learn in JEE की how to exactly तुम मेहनत कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेहनत के बाद तुम एग्जामिनेशन को कैसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कैसे नेविगेट कर सकते हो, और तुम्हें उसके बाद तुम्हें कंपटीशन से डर लगना खत्म हो जाता है तुम्हारा, इन द सेंस कि तुम्हें पता है कि तुम उस क्राउड से आगे आ चुके हो, तो तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस होती है कि कितने भी लोग हों, that won't scare you, मतलब तुम नंबर देख के नहीं डरोगे, तुम्हें पता है कि तुम मतलब खुद कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस दे देता है जेई। और ये एक चीज है जो कि मतलब काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब जेई की प्रॉपर्टी। हाँ, मेरे हिसाब से मैं भी यही बोलूंगा कि बोल बोल। हाँ, मैं भी यही बोलूंगा कि जेई से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि वहां पे लोग मेहनत करना सीख जाते हैं। लाइक वरना इन जनरल 11-12 में कोर्स उतना ज्यादा टफ नहीं रहते सब चीजें, लेकिन जेई का लेवल काफी ज्यादा थोड़ा ऊपर हो जाता है बोर्ड्स वगैरह से, तो वहां पे लोग अर्ली ऑन अपने लाइफ में मेहनत करना सीख जाते हैं, जो कि आगे जाके हमेशा उन्हें फायदा देती है। और दूसरा, जो लोग इसमें अच्छा कर जाते हैं वो खासकर कि वो, और बाकी जो इनकी बहुत अच्छी रैंक नहीं बहती, वो भी एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं आगे के लिए। उन्हें पता होता है कि उन्हें कभी भी कुछ भी मेहनत करनी है वो कर सकते हैं, उन्हें कंपटीशन फेस करना है वो कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस चीज का। कॉलेज वाले सब ठीक है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उससे फायदा होता है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इस जर्नी से लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। जर्नी से लाइक मतलब समझ रहा हो तुम लोग की बात की, मतलब जेई का मेन फोकस पढ़ाई तो है ही, आईआईटी तो है ही, लेकिन उसके साथ तुम लोग को लाइफ के लेसन भी बहुत सारे सिखा देता है। लाइक आईआईटी ने आई डिसएग्री कि मतलब टॉप कॉलेज में जाना ना, वो फोकस जो लोग एम्फसाइज करते हैं कि तुम टॉप कॉलेज में जाने के फोकस करो, आर्ट से कि उससे उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है मतलब वो है ही है, वो तो बस ये चीज है कि वो उसका एंड रिजल्ट ऐसे ही रखा हुआ है, बट वो इन सेंस तुम्हें मैटर करेगा ही नहीं। एक बार तुम पहुंच जाओगे, अगर अच्छे कॉलेज में भी पहुंच गए, अगर तो मतलब तुम्हें वो मैटर नहीं करेगा कि तुम कैसे आए हो, बस वो चीज है कि तुमने उसके थ्रू क्या क्या सीखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बाकी दूसरी चीज है लाइक वो सप्लीमेंट्री है, उसका कोई मतलब अभी सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, ऐसा है। अच्छी कॉलेज एक सप्लीमेंट्री है, मेन तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए कि मेहनत करना। तुम्हें 2 साल जो सिखाएगा ना मेहनत करना, वो नेक्स्ट लेवल सिखा देगा कि कंपटीशन में कैसे लेते हैं, कैसे दुनिया को फेस करा जाता है। समझ रहा हूँ, क्योंकि 10 और ये बात है, बच्चे मतलब एग्जाम देते हैं तो तुम्हें एक कॉम्पिटिशन का फीलिंग आ ही जाता है, प्रेशर रहता है दिमाग पे, प्रेशर हैंडल करना भी तुम एक तरीके से सीख जाते हो, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ आदित्य, क्या कुछ बोल रहा था? सॉरी, बोल। ये चीज लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते तब उनको रियलाइज नहीं होती। वो हर वक्त देखते रहते कि 2 साल बाद क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो लोग ये नहीं समझते कि अभी जर्नी पे फोकस करना चाहिए, ये जर्नी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अभी जैसे कि एक तो ड्रीम लोग होता उस है, चीज पे ध्यान नहीं स्टार्ट करते हैं, हर बंदे का एक ड्रीम होता है, हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि
मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज, एक पर्टिकुलर ब्रांच, बहुत ही कॉमन है कि सब लोग सोचते हैं आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। अब इट्स अ गुड थिंग कि तुम उतना ऊपर एम कर रहे हो, बट वही चीज है, तुम उसके फैंटेसी में इतना चले जाते हो कि तुम हार्ड वर्क नहीं करते, तुम बस उसके बारे में सोचते हो कि भाई आईआईटी में लाइफ कैसी होगी, ये होगी वो होगी, बट तुम्हारा हार्ड वर्क उसके साथ कोरिलेट नहीं करता है। तो तुम्हारा एस्पिरेशन का ग्राफ ऐसे जाता है, बट तुम्हारा हार्ड वर्क का ग्राफ ऐसे चले जाता है। तो वो स्लैकिंग आउट जो होती है ना, वो नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा है तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स चाहिए, बस तुम एक ओवरव्यू लो। लाइक तुम मतलब एक तो ओवरव्यू लो कि तुम्हें मतलब इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कैसा है, किस किस डोमेन में तुम्हें जाना है, वो ओवरव्यू ले लो। और बहुत ज्यादा तो मतलब एक ऐसा मतलब तुम सोचते हो आईआईटी बॉम्बे क्यों जाना है, क्योंकि सब लोग वहां पर जाते हैं, वैसी जरूरत नहीं है कि तुम उसी लिए वहां पे जाओ। तुम्हारे लिए हो सकता है कि आईएसएम धनबाद, या फिर तुम्हारे लिए हो सकता है कि आईआईटी मद्रास ज्यादा अच्छा हो उससे, बट यू डोंट थिंक अबाउट इट। तो मतलब एक ऐसा बस एक विजन रखो। कोई भी अच्छी कॉलेज टॉप वो भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें वही सिर्फ पढ़ने में एकदम होना चाहिए। साइंस के लिए मैं हूँ, तो इसी की तरफ अपन लोग हमारे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस। लाइक जैसे मेरे जितने भी दोस्त हैं मोस्टली, जैसे एक बंदा लेजिट कॉमर्स ले रहा था, लेकिन उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। लाइक मतलब हम लोग सब ऑनलाइन पास हुए ना, तो उसको 88 कुछ आ गए, तो उसने साइंस ले लिया। मतलब समझ रहा है कि मतलब एक क्राइटेरिया है, मतलब सबका नहीं है, मोस्टली जितने भी लेकिन स्टूडेंट्स इंडिया में एक क्राइटेरिया बना दिया है कि 85 टू 90 के जितने भी अब आए मोस्टली साइंस लेंगे, उसके नीचे कॉमर्स लेंगे, और फिर उसके नीचे आर्ट्स वाले। मतलब समझ रहा है कि क्राइटेरिया बना दी कि इससे ऊपर तो तुम्हें साइंस ही लेना है। अगर तुम्हें 95 आ पाया या 90 आ पाया तो तुम्हें साइंस ही लेना है। क्योंकि जितना मैंने देखा, जितने मेरे दोस्त थे जिनको 90 या तो 95 आ पाया, उनमें से हार्डली 100 में से 90 बच्चों ने साइंस लिया है, और 10 से 15 बच्चों ने कॉमर्स लिया है, और आज तो किसी ने लिया ही नहीं। मतलब शायद एक होगा 100 में से, अगर मेरा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग नहीं है। तो मतलब समझ रहा है कि तुम्हारे मार्क्स पे तुम्हें जज करा जा रहा है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, और फिर लोगों को लगता है कि साइंस मतलब 2 साल ही हार है। कि साइंस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन क्या है साइंस का, तेरे और आदित्य दोनों के हिसाब से? मतलब तो बेसिकली साइंस इज, मतलब लोगों को लगता है कि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस मतलब हो जाएगी, बट इट्स नॉट इवन कोरिलेटेड रिमोटली। कि तुम 11th में जाते हो ना, तुम्हें जो शिफ्ट दिखता है वो होता है कि तुम थोड़ा सा असली डोमेन में एंटर करते हो। उससे पहले जो सिखा रहे हैं ना, ऑनेस्टली नॉट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, जो कि अभी 10th में है और पढ़ रहे हैं हार्ड साइंस के लिए, उनको साइंस मान लो अच्छा भी लगता है या फिर उनको साइंस हार्ड लगती है, नॉट टू हर्ट देयर फीलिंग, लेकिन वो साइंस नकली साइंस है, वो लिटरली कुछ नहीं है। वो बस मतलब नीचे की पपड़ी होती है ना, दैट्स दैट। मतलब असली उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही मतलब ऐसे लेवल की साइंस है जो तुम्हारे लिए साइंस बस वो फाउंडेशन बनाती है, वही है। उसके बेसिक्स पे अगर तुम जज कर रहे हो कि तुम्हें 11th 12th में साइंस तुमसे होगी कि नहीं, वो काफी रॉ डेफिनेशन। हाँ बेसिक्स चाहिए तुम्हें, कुछ कुछ मतलब प्रीरेक्विजिट्स हैं, मतलब प्रीरेक्विजिट्स ऑब्वियसली रहेंगे, वो चाहिए ही, बट उसके अलावा जो चीज है वो सबसे बड़ी मैटर करती है कि तुम्हारा इंक्लिनेशन कितना है उसकी तरफ। कि क्या तुम लाइक क्या तुम डेली उठ के वो पढ़ सकते हो और उसमें तुम्हें मजा आ सकता है? अगर तुम्हें मजा आता है उसको डेली पढ़ने में, तो फिर तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारी नेचुरल क्यूरियोसिटी तुम्हें उस साइड ले जाती है, तब काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें उस साइड क्यूरियोसिटी अपनी नहीं ले जाती है, और उस साइड के लिए तुम मतलब तुम्हारा जिज्ञासा जो है, तुम्हारी जिज्ञासा उस साइड उस तरफ नहीं झुकती है, तो तुम्हारे तुम्हारे लिए साइंस शायद नहीं है। और इस ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हारे लिए साइंस नहीं है तो तुम मतलब अच्छे बच्चे अच्छा नहीं करोगे बाद में जाके, या फिर तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं होंगे। बल्कि मतलब इसका बस यही मतलब है कि वही चीज मैं बोलूंगा कि शायद मतलब सारे साइंस वालों के लिए कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज नहीं होती है, यही चीज वहां भी अप्लाई होगी। तो ऐसी चीज नहीं है कि वो अच्छी चीज है खराब चीज है, बस ये चीज है शायद तुम्हारे लिए साइंस नहीं है। उसके मार्क्स के बेसिस पे तो कभी मत साइंस चूज करो, कभी मत। दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर। ये चीज आदित्य, बहुत लोग करते हैं, ये चीज बहुत लोग करते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं। जिसको बायो पसंद होता है वो बायो की तरफ चला जाता है, नीट करता है। जिसको मैथ्स पसंद होता है वो आ जाता है जेई की तरफ। मेरा भी ऐसे ही था, मेरे को मैथ्स पसंद था, मैं जेई की तरफ आया। लेकिन वो 11th में आने के बाद पता चलता है कि लेवल बहुत ज्यादा बदल जाता है। लाइक 10th का लेवल कुछ भी नहीं होता जो 11th में फेस करना होता है उसके सामने। और ज्यादातर लोग वहीं पे हिल जाते हैं। तो ये मार्क्स अच्छे देखते लोग, मैथ्स में मार्क्स अच्छा आ रहा है जेई कर लो, इस चीज से ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है आगे जाके। मतलब हमारे यहाँ ना, मतलब हमारे कॉलेज में एक बहुत ही पॉपुलर मीम रहता है कि मतलब 10th में 90 प्लस मार्क्स आ गए हैं, अब आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस का सपने देखने शुरू हो गए हैं बच्चे। तो ये लोग काफी मतलब ये काफी प्रोमिनेंट चीज है। लेकिन लोग उस टाइम पे ये इग्नोर करते हैं ये चीज कि तुम्हें जब 10th बोर्ड के मार्क्स मिलते हैं वो तुम्हें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलते हैं। तुम्हें जो 95 93% आ रहे हैं या जितने भी आए हैं तुम्हारे,
वो तुम्हारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में है। अगर तुम्हें परसेंटाइल दिया जाए अपना, तो तुम्हारा जो वही कॉन्फिडेंस बता रहा है कि तुम्हें आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिलेगी, वो अचानक से गिर के आ जाएगा कि भाई मुझे तो एनआईटी मतलब कोई एनआईटी सिक्किम में भी मिल जाए तो बड़ी बात है, ऐसा लगने लगेगा तुम्हें। समझा और क्योंकि क्योंकि लोगों ने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस ही नहीं करा होता 10th तक, हमेशा से बस वही जो एग्जाम होता है उसको वो दिया है, तो लोगों को आइडिया भी नहीं होता इन चीजों का, एक्सपोजर ही नहीं होता इतना कि ये चीज समझ पाए। स्पेशली मेरे को अगर तुम कॉम्पिटिटिव एक चीज एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हो, तो एक चीज तुम्हें मतलब 10th से ही तुम थोड़ा एक्टिव हो जाओ तो अच्छा है कि तुम 10th से थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साइड, अगर तुम्हारा मतलब है कि इंक्लिनेशन थोड़ा साइंस के साइड है और साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हो, ट्राई सेटिंग फॉर ओलंपियाड, ट्राई सेटिंग फॉर एनटीएससी, ट्राई सेटिंग फॉर एनएसजीएस, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बैठो, ताकि तुम्हारे में मतलब एटलीस्ट वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाए, जिससे तुम उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले सको। तो जैसे do तुम that। लोग ने एक बात और इनके अलावा जो कोचिंग्स वगैरह होता है वो भी अपना टेस्ट रखते रहते हैं, तो उस तरह वो भी उनमें भी तुम पार्ट ले सकते हो। हाँ देख, मेरे को एक पॉइंट यही बोलना था क्लासेस से रिलेटेड। जैसे मैं क्लासेस में जाता था, वो बहुत अच्छी क्लासेस थी, मतलब मैंने 10th तक पढ़ा, मजा आया। लेकिन मतलब उस क्लासेस में सिर्फ 12th और 11th 12th है, लाइक मुंबई में जूनियर कॉलेज होता है, तो 11th 12th है, तो वहाँ पे सिर्फ साइंस और कॉमर्स है, लाइक आर्ट्स है ही नहीं। तो वो लोग को पता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे, तो आर्ट्स रखा ही नहीं उनने सब्जेक्ट सिखाने के लिए क्लासेस में, कि आर्ट्स वाले बच्चे ही इतने कम है कि उनने रखा ही नहीं। और मतलब समझ रहा है तू, और बच्चों को मतलब पहले से जब काउंसलिंग होती है ना, मतलब काउंसलिंग होती है, तो मोस्टली बोलते हैं सब पेरेंट्स को कि आपका आपका बेटा मतलब अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, उसको साइंस में जाना चाहिए। लाइक लेजिट लोगों के मतलब पेरेंट्स को बोला गया होगा क्लासेस में कि साइंस लो, क्योंकि उनका तो कोर्स बिक रहा है, उनको क्या मतलब कि आपके बेटे को किसी में भी इंटरेस्ट हो या ना हो, उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना है, जो मोस्टली मेरे हिसाब से सारी कॉलेजेस करती है, या तो फिर मतलब एक इकोसिस्टम बना हुआ है साइंस का। जैसे साइंस की जो मैंने क्लासेस की फीस सुनी है ना भाई, कि 3-3 लाख, 2-2 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपए होती है, 2 साल तेरे को घिसना पड़ेगा एकदम। हाँ, ये जेई मतलब नीट वगैरह के प्रिपरेशन कोचिंग्स कराती है उनमें होती है ये फीस ऑफलाइन में, हाँ, हालांकि दो आजकल ये दो दो ऑनलाइन में दो दो काफी तीन कम हो तीन गया है। हाँ, हाँ फिर भी 6 लाख मतलब, मैक्सिमम जाएगी, 10 लाख तो नहीं चाहिए। और फिर भी पेरेंट्स कन्वे हो जाते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि साइंस के अलावा कुछ है ही नहीं, नहीं भाई, तो उसका वो रीजन है ना यहाँ पे आके बच्चे ले लेते हैं मतलब। और फिर उनको जब पता चलता है 11th 12th में, तो मतलब एक हो जाती है डिफिकल्टी कि उन्होंने ले तो लिया, समझ रहे हो। तो इसी की तरह हम अपने थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं कि साइंस को क्विट कब करना चाहिए। मतलब कोई बच्चे ने ले लिया, उसको अच्छे से समझ रहा है, लेकिन उसको बहुत हार्ड लग रहा है, समझ रहा है तो मेरी बात कि मतलब बहुत उसको हार्ड लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट, या कुछ भी नहीं समझ रहा। जैसे कि उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो उसका मैथ्स अच्छा जा रहा है, फिजिक्स अच्छी जा रही, केमिस्ट्री हो ही नहीं रहा, या तो तीनों ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, मतलब सोसाइटी के प्रेशर में या उसके प्रेशर में। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जेन्युइन 10-20%, लेकिन 70-80% ऐसे भी लोग हैं जिनको कर सकते हैं, लेकिन आलस की वजह से नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। उनको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, लेकिन उनको हार्ड वर्क नहीं कर रहा, इसके लिए वो बोलते कि हमको साइंस की करना बहुत हार्ड है। तो इस पे तुम दोनों की क्या मतलब सोच है, वो तुम लोग बोल सकते हो। तूने ये पॉइंट आउट किया था कि लोग मतलब कुछ होते हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा जा रहा है, मैथ अच्छा नहीं जा रहा है, ये जो मतलब ये देख, ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है कि वो तीनों पैकेज में आते हैं। अब अगर तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें इंटरेस्ट है जनरली और तुम्हें वो दोनों अच्छे जा रहे हैं और तुम्हारा मैथ अच्छा नहीं जा रहा है, तो एडजस्ट से कि उसमें बस वो एग्जाम स्ट्रेटेजी में काम करो कि तुम मैथ में ज्यादा टाइम एलोकेट करो और बस कॉन्सेप्ट अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट में ब्यूटी फाइंड करो कैसे भी, तो वो हो जाएगा। तुम्हें उस पॉइंट पे, अगर तुम ऐसे पॉइंट पे हो कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में मजा आ रहा है और मैथ में नहीं मजा आ रहा है, तो उसके उस पॉइंट पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। देखो, मैं साइंस क्विट करना उस टाइम पे कभी अवॉइड कभी मैं मतलब एडवाइस नहीं करूंगा उसमें कि तुम तब क्विट करो, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट आ चुका है, तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है और तुम ऑलरेडी दो चीजों में अच्छे हो या एक भी सब्जेक्ट में अच्छा हो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे। या तो तुम्हें अगर एग्जामिनेशन क्रैक करने ही करना है, तो फिर यू कैन डू वन थिंग कि तुम मतलब कैसे भी करके जो अपना वीक सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट एवरेज लेवल तक आ जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन का ये हैक जो है वो काफी लोग मिस करते हैं। तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस तो करना होता है, बट एग्जैक्टली बैलेंस नहीं करना होता है। तुम्हें दो सब्जेक्ट्स काफी अच्छे करने होते हैं और तीसरा सब्जेक्ट तुम एवरेज भी कर लोगे ना, मतलब अच्छा आ जाता है ओवरऑल। लाइक अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो परसेंटाइल सिस्टम होता है। अगर तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आ जाता है, मैथ्स में 95 भी आता है ना, ओवरऑल 98 परसेंटाइल आ जाएगी या 99 भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कैसे बाकी लोगों का गया है। तो तो मतलब ये तुम्हें तुम्हें उस पे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस एवरेज लेवल पे लाना है। और अगर तुम्हें एग्जामिनेशन नहीं देनी, एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है,
तो डू वन थिंग, क्विट द प्रिपरेशन, तुम उस जो डोमेन में तुम इंटरेस्ट हो उस डोमेन में तुम चले जाओ, उस डोमेन में तुम पढ़ने चले जाओ, और मतलब और डीपली तुम एक्सप्लोर करो उसको, और उसमें अपना टाइम डालो। बस कैसे भी अपने बोर्ड एग्जाम मैनेज कर लो उस मतलब तीसरे सब्जेक्ट पे जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है या फिर बाकी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। और कमिंग टू द पॉइंट कि जो लोग लेजी होते हैं और जिनको मतलब जो कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें डिपेंड करता है। अगर लेजीनेस के भी ना दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है कि उन्होंने एक तो बोरोड मतलब बोरोड ग्रेटिफिकेशन ले लिया है, बोरोड मतलब सैटिस्फैक्शन ले लिया है उन्होंने फ्यूचर से, कि उन्होंने फ्यूचर में खुद को जाके इमेजिन किया है कि वो किसी अच्छे आईआईटी में अच्छे ब्रांच के स्टूडेंट है, और मतलब वो जो लाइफ के बारे में सुनते हैं ना अपने टीचर्स के थ्रू, जो उनके टीचर्स मोस्टली आईआईटीएंस होंगे कोचिंग में, उनके थ्रू जो सुनते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब मैं वही लाइफ जीऊंगा। तो उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, वो उसी डे ड्रीमिंग मोड में चले जाते हैं। और जब मतलब डे ड्रीमिंग से हटके वर्क हार्ड करने की बात आती है ना, वहां पे उनको धक्का लेना पड़ता है, वो धक्का वो ले नहीं पाते हैं। ओके, तो वो होता है एक। और दूसरा फैक्टर आ जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब मन नहीं लगता है, तो वो भी एक लेजीनेस का है कि वो लोग आ तो गए हैं बट उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो खुद एक्चुअली नहीं आए हैं, वो या तो सोशल प्रेशर में या पीयर प्रेशर में या पेरेंटल प्रेशर में किसी प्रेशर में आए हैं, और फिर वो वर्क हार्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आयड से कि जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, वो बोरो ग्रेटिफिकेशन लेके, उनको एक रियलिटी चेक की अल्टीमेट जरूरत है, रियलिटी चेक की काफी ज्यादा जरूरत है उन्हें। ओके, क्योंकि जब तक उन्हें रियलिटी चेक नहीं मिलेगा, जब तक वो अपने बबल में रहते रहेंगे, तब वो बबल सीधा जाके मेंस के बाद फूटेगा जब देखेंगे कि उनकी तो 90 परसेंटाइल भी नहीं बन रही है, वो कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर रहे हैं, या कर भी रहे तो उनकी 94 95 बन रही है, जिसमें जो सपना उन्होंने देखा उतना बड़ा सपना काफी ज्यादा अनअटेनेबल लगता है, स्पेशली कंसीडरिंग कि अब मतलब डिपेंडिंग ऑन कौन से अटेम्प्ट में तुम्हारे उतने आए हैं, तुम्हारे उतने दिन बचे रहेंगे। तो ये चीज होती है। और फिर जो जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा टाइम खुद को दो। एग्जाम के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद के लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो, और इस चीज को एक मतलब एक साउंड डिसीजन लो कि कुछ एक रखो कि एक छोटा सा मतलब यहाँ पे जाना है, एक छोटा सा डिसाइड कर लो कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है, इस साइड में जाने की कोशिश कर सकता हूँ, और चले जाओ, राइट उसमें। और तीसरे लोग होते हैं जो एकदम बर्नआउट हो चुके हैं एग्जाम में प्रिपरेशन से, और उनसे ये तो नहीं हो रहा है, मैं बोलूंगा इमीडिएटली एग्जाम से बैक ऑफ करो, अपने बोर्ड्स मैनेज करो और साइड में अपना एक्सप्लोरेशन शुरू करो। तुम्हें भले ही कुछ ना पता हो तुम्हें क्या करना है, बट एग्जाम क्विट कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, एग्जाम में जाओगे तो वो तुम्हें और रुइन कर जाएगा। आदित्य, तेरे को कुछ बोलना है इस पर? लाइक अगर जैसे जो सबसे पहला पॉइंट था, 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, 1 में नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तुम्हारी तो तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत अच्छे पोजीशन में हो यहाँ पे। अगर तुम्हें 2 में इंटरेस्ट है, तुम 2 में अच्छा कर लेते हो, और एक जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें ठीक-ठाक सा भी कुछ कर ले तो तुम बहुत अच्छा खासा कर जाओगे। लाइक हमें तो क्लासेस में टीचर्स सजेस्ट भी यही करते थे कि तुम अपने 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो, कोई भी 2 पिक करो, वो उनमें अच्छा करो, और एक तीसरे को ठीक-ठाक से लेवल पे रखो। लाइक मेरी भी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, केमिस्ट्री काफ़ी खराब थी मेरी, फिर भी डिसेंट सा मैनेज हो गया। और बाकी रही बात तो भाई तेरा तो जिसको तेरा डिसेंट था नहीं था, अबाव डिसेंट था भाई। आईआईटी क्रैक किया है तूने समझे? नहीं सी केशव, आई लाइक टू पॉइंट आउट, तुझे लग रहा है कि अबव डिसेंट है, बट एक्चुअली अबव डिसेंट नहीं है, वो डिसेंट लेवल का ही रहता है, वो एवरेज लेवल का ही रहता है उनका केमिस्ट्री भी। वो एग्जाम में उनका फिजिक्स और मैथ्स बैलेंस कर देता है, दैट्स इट। अरे फनी वे में बोल रहा था पागल, कि थोड़ा लाइक करे कॉन्वर्सेशन, वो ज्यादा डार्क ना हो, तो इसलिए। हाँ, तू सही बोल रहा है। तो तेरे को और क्या लगता है, मतलब कब स्विच एक करना और चाहिए? तेरे कोई लिए जो इंटरेस्ट ऑप्शन की बात रही तो तेरे को क्या लगता है कब स्विच करना चाहिए अगर कर रहे हो तो? एक देखो, एक तो इंटरेस्ट की बात रही कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। अभी हमारे इंडिया में जो सिचुएशन है वहाँ पे सब अफोर्ड नहीं करते अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना, और ज्यादातर लोग को तो पता भी नहीं होता 11th-12th में उनका क्या इंटरेस्ट है। तो अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट डिफाइन नहीं है और तुम एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, तो मैं कहूंगा कि तुम जेई के पीछे अपनी जान लगा दो 2 साल के लिए। आगे तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करना भी अफोर्ड करोगे, और तुम बाकी चीजें अपनी संभाल सकते हो फिर। और जिनको करना ही और जिनके अपने इंटरेस्ट है, वो तो डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हैं अगर उनसे जेई नहीं हो रहा और उनके अपने इंटरेस्ट है पहले से, जहाँ पर उन्होंने कुछ साल दे रखे हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, और वो जेई की तैयारी कर रहा है और उनसे ये नहीं हो रहा, वो तो डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हैं। और जो लोग मेहनत करना ही नहीं चाह रहे, लाइक उनका फिर कुछ खास किया नहीं जा सकता, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। और तुमने एक बार ट्राई कर लिया और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, फिर तुम छोड़ सकते हो। लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर अटेम्प्ट दिया है तुमने, ये देखना जरूरी है कि तुमने प्रॉपरली
अपने तरफ से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया है, यानी ज़्यादातर लोग नहीं दे पाते वो ऑनेस्ट अटेम्प्ट। तो ये मेक श्योर करो कि तुमने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया हो और उस ऑनेस्ट अटेम्प्ट के बाद भी तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो फिर हम्म, बेहतर रहेगा कि तुम छोड़ दो और कुछ और एक्सप्लोर करो। हम्म, बात तो सही है। और लाइक तेरे को कितने आए थे जेई मेंस में अभिजीत? जेईई मेंस में क्या स्कोर, रैंक? स्कोर, स्कोर परसेंटाइल। परसेंटाइल मेरी 98.3 परसेंटाइल थी। मेरी जो बेस्ट हाँ, परसेंटाइल थी। और आदित्य तेरी? मेरी 98.6 समथिंग, वैसे ही कुछ 98.6 के अराउंड कुछ था। लाइक तुम दोनों की भी मतलब काफी मतलब बहुत अच्छी बोल सकते हैं कि तुम दोनों क्वालिफाई तो हो ही गए थे एडवांस के लिए भी। और तेरा एडवांस भाई में क्या रैंक आया था? लाइक मेरा एडवांस में मेरा था 22,000 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। लाइक मतलब 12 लाख कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 12 लाख ना शायद। मेंस में कल। मेंस 9 लाख, एडवांस 3.5 लाख। मतलब हाँ, 3.5 लाख उसमें एलिजिबल थे उसके लिए। हाँ, मतलब बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी जिससे सबके सब बच्चों ने मतलब जितने भी बच्चे हैं, सबके सब 2 साल एकदम मेहनत किया, उसमें 22,000 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो अदित्य देखो कौन सा रैंक आया था? लाइक और भाई ये दूर से देख के एक तो बहुत ज्यादा लगता है, और जब उस हम्म, फेज में हो तो 11 12 में तब भी बहुत ज्यादा लगता है। एक बार वो 12th के एंड एंड पे आ जाता है ना, तब लोगों को ये बात रियलाइज होती है कि इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ लोग पहले ये बात समझते नहीं, इसलिए उनके लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। 12th के एंड पे आने के बाद बहुतों को ये चीज रियलाइज होती है कि इतना डिफिकल्ट नहीं था स्कोर करना, बेहतर स्कोर किया हाँ जा सकता था। हाँ। तो देखो कितना आया था एडवांस में आदित्य वैसे? एक 17 के अराउंड थे कुछ। ओ नाइस नाइस, मतलब तेरे को आईआईटी मिल गई थी, तेरे को भी मिल जाती ना अभिजीत, लेकिन तूने ली नहीं, तूने बीट्स लिया, हम्म, बीट्स ना। हाँ हाँ नाइस नाइस, दोनों अच्छी कॉलेज है, बहुत मस्त है, एक जन आईआईटी है, एक जन बीट्स। तो तुम दोनों का मतलब प्रिपरेशन के लिए टिप्स क्या रहेगा लाइक बच्चों के लिए, समझ रहे हो कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, लाइक उसके लिए कुछ एकदम फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी, मतलब तुम्हारी जो मेन फोकस टिप थी, शायद तेरे लिए काम करे वो लोग के लिए काम ना करे, फिर भी जो मतलब जनरलाइज करके तुम बोल सकते, तुम दोनों जो बोल सको अपनी टिप्स कि तुम लोग ने कैसे किया, तो वो एक बार बोल देना। लाइक सबसे पहले तो सबसे जनरलाइज एडवाइस जो सभी देते हैं, कंसिस्टेंट रहो। इससे ज़्यादा हम्म ये सबसे ज़्यादा एडवाइस दी जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस भी यही है, कंसिस्टेंट रहो। एक तो बहुतों के साथ ये होता है कि जैसे ही वो 10th से 11th में आते हैं, उस जंप को ज़्यादातर लोग कवर नहीं कर पाते, क्योंकि 10th से 11th में बहुत बड़ा जंप आता है लेवल लेवल के बेसिस पे देखा जाए तो। लोगों ने तो लोग कवर नहीं कर पाते उसको, और 11th की स्टार्टिंग में बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो लोग हार मान चुके होते हैं 11th के कुछ महीनों में ही। और हम्म वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे कुछ महीने, क्योंकि जैसे-जैसे वो मेहनत करते जाएँगे इसके पीछे, वैसे-वैसे उनका ब्रेन डेवलप होता जाएगा, उन पैटर्न्स को ब्रेन समझता जाएगा, और एक टाइम के बाद चीज़ें फिर समझ आने लगती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी ज़रूरी है कि 11th की शुरुआत को सँभाला जाए इस तरीके से, और कंसिस्टेंट रहो। और बाकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग के लिए इधर-उधर भटको नहीं। एक एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि बार-बार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है इसके रिगार्डिंग, तो हर जगह जाके वीडियोज़ देखे जाते हैं कि ये वाला प्लान हम्म फॉलो कर ले, वो प्लान फॉलो कर ले। और ये चीज़ लोग बुक्स हम्म के साथ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, लोग बुक रिकमेंडेशन के पीछे पड़े रहते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा करता था ये। तो इस चीज़ को हम्म अवॉइड करना ज़रूरी है। कोई भी एक अच्छा मटेरियल पकड़ो, जो भी कोई सी भी एक स्टैंडर्ड बुक या फिर कोई सी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल काफ़ी है, वो उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना ज़रूरी है। कोई से भी एक मटेरियल पकड़ लो, उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो वो काफ़ी अच्छे खासे पोज़ीशन में रख देगा तुम्हें। हम्म और बाकी एक बेसिक सा एक अपना वो रखो, बेसिक सा एक टाइम टेबल रखो, अपनी प्लानिंग रखो कि मुझे इस तरह से हम्म जाना है, इतने दिनों में ये चैप्टर कवर अप करना है, इतने दिनों में ये चैप्टर कवर अप करना है, और उसके हिसाब से चलते चलो। अपनी हैबिट्स को सही रखो, और बाकी टेस्ट टेस्ट रेगुलरली दो। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि वो टेस्ट नहीं देते और उन्हें रियलिटी हम्म चेक नहीं मिलता, तो उस बबल में हम्म वो लोग फँस जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम्म कि टेस्ट रेगुलरली दो, और आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ होते हैं, बहुत ईज़िली हम्म अवेलेबल हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ हम्म किसी न किसी अच्छे टेस्ट सीरीज़ में, जहाँ पे कॉम्पिटिशन का लेवल अच्छा हो, जहाँ पे कुछ हम्म मतलब सिर्फ़ ऐसा नहीं कि एक लोकल कोचिंग है जहाँ पे 10-15 15-20 50 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। कोई एक अच्छी हम्म ऑनलाइन कोचिंग किस या फिर कहीं पे भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लो, जहाँ पे कई सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हो, ताकि एक रियलिटी चेक मिले। और बाकी अपने हम्म एक एक सिली मिस्टेक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुतों को, तो उस हम्म सिली मिस्टेक्स को भी काउंटर करना ज़रूरी है। तो उसका ख़्याल रखना कि वो रेगुलरली मार्क करते चलो कि यहाँ पे ये सिली मिस्टेक हुई है, वहाँ पे वो सिली मिस्टेक हुई है, और एक जगह पे अलग से लिख लो कि मैंने ये सिली मिस्टेक यहाँ पे की थी, वहाँ पे वो सिली मिस्टेक की थी।
इससे ध्यान रहता है कि ऐसे-ऐसे सिली मिस्टेक मैं करता हूँ, ये पैटर्न है मेरा और मुझे इसका ध्यान रखना है। हाँ, बाकी बस यही है और एक चीज़ ये होता है कि 11th में जैसे ही लोग आते हैं, कुछ टाइम वेस्ट कर देते हैं हम। तो उन्हें ये लगने लगता है कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। 12th की शुरुआत में ये रियलाइज़ेशन बहुतों को होता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने 11th वेस्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों को लगता है उन्होंने वेस्ट कर दिया है सब, लेकिन 12th की स्टार्टिंग में भी बहुत टाइम होता है अभी। तो जितना भी टाइम बचा उसको सही से यूज़ करो। उस पॉइंट पे लग रहा होता है कि अब टाइम नहीं बचा, लेकिन जैसे ही तुम एंड पे आओगे वैसे तुम्हें लगेगा कि उस वक़्त तो काफ़ी टाइम था मेरे पास करने के लिए। बस यही है। तो बेसिकली अब मैं भी अपने एग्जाम करूंगा अगर मैं मतलब आर्ट्स किया है मैंने तो फिर भी मतलब कर सकता हूँ 12th के बोर्ड के टाइम ये सब टिप्स। और अभिजीत तेरे को क्या बोलना होगा मतलब इसी के तो रिलेटेड? लाइक मतलब आदित्य ने जैसा बोला कि तुम पहले तो ये देखो कि तुम रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हो। टेस्टिंग जो है मेरे ड्रॉप ईयर और मेरे सिलेक्शन वाले ईयर में ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था कि टेस्टिंग रेगुलरली हर वीक एक टेस्ट तो हो रहा है, मेंस का एडवांस का जिसका भी तुम्हें देना है एक टेस्ट दे ही दो। अदर देन दैट तुम जब जब मतलब मेंस एक महीना दूर है तो डेली एक टेस्ट लगाओ, डेली मतलब नो स्लैकिंग ऑफ, मंडे टू संडे हर दिन एक टेस्ट लगाओ, उसी दिन उसको एनालाइज करो, उसी क्वेश्चन को वो एनालिसिस जरूरी है रेगुलरली। फिर अदर देन दैट आई कैन से कि तुम जब मतलब क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो क्वेश्चन बार बार मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। जैसे तुम्हें एक शीट मिलती है, अब उस शीट के तुमने 25 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और वो 25 क्वेश्चन तुम्हें रख दिए, तो एक हफ्ते बाद फिर से वो निकालो और वो 25 क्वेश्चन में से जो चार पांच क्वेश्चन थे जो तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए ज्यादा मतलब टाइम लग रहा था तुम्हें, या फिर ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो वो करो। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एस्पायरेंट्स काफी इग्नोर करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई एडवांस के। उनको लगता है जेईई एडवांस सब ऑब्जेक्टिव हो गया तो लोग ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव नहीं करेंगे। उल्टा मैं बोलता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके उतना करो, जितने हो सके सारे सब्जेक्टिव पेपर्स करो पिछले साल के, वो करना काफी जरूरी है। एंड अदर देन दैट मेंटली काम साउंड जैसे रहो, वो सब है। फिर जैसे आदित्य ने बोला कि 11th में आते हैं लोग और अपना स्टार्टिंग वेस्ट कर देते हैं। अब एक्चुअली में ना क्या होता है, 11th में आते हैं दो टाइप के लोग होते हैं, या तो मतलब 10th के हैंगओवर में रहते हैं कि 10th में इतनी मेहनत करी है, अब इतना परसेंट आ गए हैं, अब तो हो जाएगी, हम थोड़े 2-3 महीने चिल कर देते हैं। वो अगर तुम कर रहे हो ना वो ठीक है करो, बट वो ना तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले होनी चाहिए। जब तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई उसी दिन तुम फोकस हो जाओ। पहला चैप्टर तुम्हें लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बेसिक पहले लेक्चर में तो ओवरव्यू देंगे एग्जाम को, उसके बाद तुम्हारा यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करेंगे फिजिक्स में, तो उसमें तुम्हें लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उल्टा वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे जेईई एडवांस के पेपर में जो कि वो यूनिट से रहेगा, फिर तुम्हें लगेगा भाई ये तो मतलब फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ये तो मतलब पढ़ा ही नहीं उस टाइम। तो फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक हर एक क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक तो क्लासेस रेगुलरली जाओ, एक क्लास नहीं मत मिस करो अगर हो सकता है तो। एंड उसके बाद भाई उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि क्लासेस कंसिस्टेंटली करते जाओ और नोट्स बनाते जो जो भी कर रहे हो वो करते जाओ। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि तुम्हें ध्यान रखना है कि 11th के स्टार्टिंग में तुम मतलब स्लैक ऑफ ना हो। और ऐसा ना हो कि हाँ दिखेंगे भाई तुम्हारे आसपास लोग दिखेंगे जिन्होंने एनटीएससी वगैरह किया है, एग्जाम्स किए हैं, और स्पेशली अगर तुम कोचिंग के अच्छे बैच में हो, वो आंसर करेंगे रिपीटेडली जल्दी, वो क्लास में आके रहेंगे, टेस्ट जो होंगे वीकली तुम्हारे कोचिंग में उसमें उनके काफी अच्छे नंबर आएंगे, वो टॉप करेंगे। तो उस टाइम में तुम्हें एक पैनिक सा स्टेट हो सकता है कि मैं नहीं करूँ, वो पैनिक नहीं करना है। एक चीज रखनी है तुम्हें हमेशा दिमाग में कि यू आर कम्पीटिंग जस्ट फॉर योरसेल्फ। तुम्हें जो आईआईटी की 10,000 सीट्स है, एनआईटी की 50,000 सीट्स है, जितनी भी सीट्स के लिए जो जिसके लिए भी तुम एम कर रहे हो उसमें से तुम्हें एक सीट चाहिए, हर सीट नहीं चाहिए। ये भी तुम्हें दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। लेट्स से अगर तुम आईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए भी एम करो तो 50 सीट है, 50 में एक सीट चाहिए, सारी सीट नहीं चाहिए। तो एक चीज है कि हाँ तुम्हें ये पता चले कंपटीशन कितना है, वो एक दिमाग में रखो, कंपटीशन इतना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ये दिमाग में रखो। और मेहनत बहुत करो बट कंपेयर मत करो दूसरों के साथ। मतलब ऑब्वियसली बोलना ये काफी इजी लगता है कि कंपेयर मत करो, कंपैरिजन होगा, एक ना एक पॉइंट पे तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन चलते रहेगा, बट उस कंपैरिजन को जितना हो सके ना कम करते जाओ। तुम ऐसा देखो, तुम एक जर्नल रखो, उसमें क्या लिखो कि मैंने डेली कौन से तीनों सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर की कौन से बुक से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और क्या आउटपुट रहा मेरा। तो इससे क्या होगा, तुम डेली देखते जाओगे, कल मैंने 200 क्वेश्चन किए, आज मैं 300 कर रहा हूँ, तो मतलब वो तुम्हारा इंप्रूवमेंट दिखेगा। मतलब 200 से 300 एक दिन में जंप तो ऑब्वियसली नहीं होगा अनलेस तू बहुत ही इजी चैप्टर हो जाता है वो, बट लेट्स से 200 से लेके 210 हो गया, वो भी बड़ी बात है। वो तुम मतलब उसको दिमाग में रखो कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। प्रिपरेशन का जो ग्राफ है वो sin x प्लस cos x जैसा, x इक्वल्स y इक्वल्स sin x प्लस cos x का ग्राफ होता है। ऐसे नहीं होता है कि वो तुम्हारा लीनियर ग्राफ नहीं होता है कि सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे करते करते ऊपर जाता है। तो कीप दैट इन माइंड, कीप कंपीटिंग विद योरसेल्फ, keep clear head and
कीप टेस्टिंग रेगुलरली, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्लासेस जाओ रेगुलरली, नोट्स अच्छे से बनाओ और एक जर्नल रखो ताकि तुम एनालाइज कर सको अपनी प्रिपरेशन को। यही होंगे मेजर टिप्स। और एक तो और मेरा रिवीजन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग हाँ, रिवीजन 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 वही काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो मैंने भी किया था। लोग भूल जाते हैं एक टाइम के बाद नोट्स, अपने नोट्स का एग्जैक्टली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन का जरूरी, नोट्स का जरूरी, इसलिए मैंने बोला था कि जो शीट तुम करते हो ना, वो शीट के फिर तो वो जो 25 शीट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन की शीट है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन तुम अगले वीक जरूर करो, और उसके अगले वीक जो बचे 5 क्वेश्चन है वो करो, ताकि हर कॉन्सेप्ट तुम्हें वीकली रिवाइज हो सके और वो पाइल अप हो जाएंगे। और पिछले वीक के भी करोगे 5, वो करोगे, हो जाएंगे वो क्वेश्चंस, हो जाएंगे और तुम्हें इवेंचुअली। और जिन क्वेश्चन नोट, में डाउट, बोलो बोलो बोलो, पूरा कर लो, बोलो। हाँ तो मैं यही नहीं बोल रहा नहीं था कि कुछ रिवीजन, अगर कॉन्सेप्चुअल रिवीजन की जरूरत है तुम्हें, तो मेरे सर ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था मुझे, और ये काफी मुझे काम आया कि तुम मतलब नोटबुक जो तुम्हारी नोट्स हैं उनको रेफर मत करो, तुम एक चैप्टर डिसाइड करो, जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, वो तुम्हें रिवाइज करना है। तो तुम बेसिकली क्या करो, एक नोटबुक लो या एक पेन एंड पेपर लो, और उसमें तुम जीओसी हेडिंग डाल के जो भी चीजें याद आती है तुम्हें जीओसी के बारे में, प्रॉपर्टी से लेके ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायंस और ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ब्रीथिंग डिफरेंस, जो भी है तुम लिखते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ, क्या क्या फैक्टर्स स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, कितने इफेक्ट्स हैं, क्या 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 ग्रुप्स होते हैं इफेक्ट्स में, ये सब मतलब ये सब याद करके लिखते जाओ। और फिर तुम अपने बाद में, जब तुम्हारे दिमाग में कुछ बचा ही ना हो जीओसी से याद करने लायक, फिर तुम पेन नीचे रखो, अपनी नोटबुक खोलो, फिर कंपेयर करो, और जज मत करना उस टाइम पे कि मुझे इतना याद है, मुझे एक ही लाइन अगर याद हो ना वो भी ठीक है, अगर कुछ नहीं याद हो वो भी ठीक है, उसके बाद तुम्हें इतना पता चलेगा तुम्हें कितना काम करना है इस चैप्टर पे। फिर तुम नोट्स पढ़ो बहुत अच्छे से, जब तक तुम नोट्स पे लिखी हर एक चीज को रिप्रोड्यूस ना कर पाओ उस पेन एंड पेपर पे एक शॉर्ट फॉर्मेट में। तो ये बहुत ही सही रिवीजन टेक्निक लगी थी मुझे। और अब जब भी क्वेश्चंस करो तब मार्क सही से करो कि कौन से क्वेश्चन कितने सलीके से आता है। लाइक जो भी डाउट उनको सही से मार्क करके रखो, और जो भी क्वेश्चन सही से आते हैं, लाइक ये ऐसा कर सकते हो कि अपना कितना टाइम लग रहा है वो देखते रहो, और क्वेश्चन के साथ वो लिख दो कि इतना टाइम लगा, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा। ये चीजें और रिवीजन में एक, काफी हेल्प करती है। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और हाँ जैसे आदित्य ने बोला था कि क्वेश्चन कितना टाइम लगता है, अब जब तुम दोबारा उस क्वेश्चन को करते हो तब भी नोट डाउन करो कि दूसरी टाइम किया तो उसमें कितना टाइम लगा, कम लगा, ज्यादा लगा, ये सब क्लैरिफाई करना है। और दूसरे मेथड से करे तो वो भी टाइम नोटिस करो, तो उससे पता चल जाएगा कौन सा मेथड लंबा छोटा है। बट अगेन द मोस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रहेगी कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो जैसे आर्काइव बुक है, जैसे आर्काइव होती है प्रीवियस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कर रहे हो मैथ का, जैसे स्ट्रेट लाइन का कोई क्वेश्चन पकड़ा है तुमने, अब तुम्हें वो आ नहीं रहा है एग्जैक्टली, तो तुम क्या करते हो, मतलब 2-3 मिनट ट्राई करते हो, फिर पीछे टर्न करते हो, सॉल्यूशन देखते हो, और सॉल्यूशन देख के मतलब देखते हो, अच्छा ये तो आई है। वो चीज जितनी हो सके अवॉइड करो, एक भी सॉल्यूशन मत देखो, हो सकता है तो आंसर की भी मत देखो, जब इससे अच्छा है कि मतलब जैसे कि मेरे सर ने बोला था कि एक काम करो, तुम क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आंसर की चेक करने के लिए अपने किसी दोस्त को दे दो, अगर तुम अपने घर से दूर रहते हो, नहीं तो फैमिली मेंबर को दे दो आंसर की के साथ, तुम अपने मार्क ऑप्शन को चेक करने के लिए, ताकि तुम्हें पता चलेगा तुमने कितना सही किया नहीं किया है। सॉल्यूशन तो बिल्कुल मत देखो, क्वेश्चन स्किप कर दो, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो। अगर क्वेश्चन में आधा घंटा स्पेंड कर रहे हो, आधा घंटा करो स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में एटलीस्ट, अब लास्ट में हो रहा है तो आधा घंटा मत करो, बट इनिशियल फेजेस में मतलब पहले के 1.5 साल के अंदर अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग रहा है, लगाओ, किसी भी तरह सॉल्यूशन ढूंढो, लेकिन सॉल्यूशन देखना मत, उससे अच्छा टीचर से जाके पूछ लो। और अगर तुमने सॉल्यूशन बाई चांस देख लिया है, अगर तुमने देख लिया तो वो क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन को रेप्लिकेट करो पेपर पे। एक ये चीज बहुत लोग करते हैं कि वो आंसर पहले देख लेते हैं और फिर आंसर निकाल लेते हैं, ये चीज अवॉइड करना जरूरी है। इससे एक ये मैंने, इल्यूजन बिल्ड हो जाता है कि खुद हाँ को आता है क्वेश्चन, एग्जैक्टली, लेकिन ये नहीं आता है। वो आंसर देखने के बाद निकाल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बचती फिर। आई थिंक टेस्टिंग ना करना और ये सॉल्यूशन और आंसर की देखना और उसके बाद समझना कि आता है मुझे, ये मेरी 12th के दौरान सबसे बड़ी मिस्टेक थी मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस साल और इस साल हुआ है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। ट्रस्ट भी बहुत छोटा लगता है या बहुत हार्ड लगता है एट दिस मोमेंट की ये दोनों चीजें करना, बट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। और यही लेकिन एक तुम्हें, चीज अवॉइड करना और बोलो बोलो। बोलो। बोल बोल हाँ, बोल एक चीज बोल और अवॉइड करना जरूरी है कि एक चैप्टर पर लटक मत जाना। काफी बार ये होता हम्म है कि एक चैप्टर के क्वेश्चन होते नहीं और उस पर लटके रह जाते हैं। तो ये चीज भी अवॉइड हाँ करना है कि एक सर्टेन टाइम देना एक चैप्टर को, उसके बाद उसके आगे मूव ऑन कर जाना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ब्रेन डेवलप होता है। कई बार एक चैप्टर एग्जैक्टली, के क्वेश्चन उस वक्त नहीं हो पा रहे होते, लेकिन 2 महीने बाद हो तो वो हो जाते हैं। जैसे जब स्ट्रेट लाइन शुरू किया था तब वही बहुत हार्ड लगता था, लेकिन कोनिक सेक्शन के बाद स्ट्रेट लाइन कंपैरेटिवली पहले से इजी लगने लगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है कि एक चैप्टर पर लटक ना जाओ। तो ओके अभी आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस।
to stop और ending में कुछ बोलना चाहोगे? Thank you for watching my podcast. Thank you अभिजीत for coming और आदित्य thank you for coming और ending में कुछ बोलना चाहो एक दो लाइन तो बोल सकते हो for any note. मेहनत करो और कॉलेज में आओ, हमारे जूनियर्स आओ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे और उसके बाद लाइफ में मजे ही मजे हैं, सीधी बात है, तुरंत ही मजे शुरू हो जाएंगे। तो मतलब बस वो तुम उस मायोपिया में मत फंस जाना कि 2-3 महीने मतलब मेहनत कैसे करूंगा, कर लो, उसके बाद वो क्रैक हो जाएगा तो फिर आओगे कॉलेज में बहुत मजे आएंगे। सही में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत बहुत मजे आएंगे। मेहनत उसके बाद देखो की कुछ है, बोलना उस मेहनत से तुम भागोगे नहीं। आदित्य रिजल्ट का any लोड note? मत लेना, रिजल्ट का बहुत लोड मत लो, अपने काम पे ध्यान दो, रिजल्ट का बहुत लोड मत लो। ठीक है तो ठीक है, चलो एट द एंड चलो जर्नी bye. वर्थ इट ही रहेगी। अरे सॉरी देखो बीच में रोक हाँ दिया। नहीं हो गया, चलो ठीक है, हाँ कंक्लूड हो गया। चलो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू सून और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अगर कोई दूसरा टॉपिक चाहिए तो बोल देना और थैंक यू।